सीमापुर गांव में मीना नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी। मीना के दो बेटे थे, शंकर और राघव। शंकर बड़ा बेटा था जो कि खेती बाड़ी का काम देखा करता। वहीं राघव भी अपने भाई का हाथ बटा दिया करता। शंकर की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन, बेटा शंकर, अब गांव में हमारे खेतों में खेती कैसी चल रही है? माँ, अब तो खेती बहुत अच्छी हो रही है। इस बार की फसल से बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बहुत अच्छा। तेरे पिता के जाने के बाद तुम दोनों ने खेतों को बहुत अच्छे से संभाला है और अब मैं चाहती हूँ कि इस घर में मेरी बहुएं आए, क्योंकि अब मेरी उम्र हो रही है। अरे मुझे भी तो अपने पोते पोती को देखना है। शंकर, तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? क्या बात करती हो माँ आप? आपको तो पता है कि मेरा सारा ध्यान हमेशा से ही खेतों में रहा है, इसलिए आप ही मेरे लिए जो लड़की चुनेगी मैं उससे शादी कर लूंगा। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए जल्दी ही कोई अच्छी और संस्कारी लड़की ढूंढती हूँ। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और शंकर के लिए एक पूजा नाम की लड़की का रिश्ता आता है। पूजा इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन खाना बनाना, घर संभालना बहुत अच्छे से जानती थी। ये सब गुण देखकर मीना शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। बेटा, आज तेरी पहली रसोई है। एक नई बहू के लिए उसके ससुराल में रसोई ही सब कुछ होती है। अगर बहू रसोई में अच्छी है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। जी माँ जी, आप बताइए, आज मैं आपकी रसोई में क्या बनाऊं? बहू, एक काम कर, पनीर की सब्जी, दाल मखनी, रोटी और चावल बना दे। और मीठे में एक काम कर, बादाम का हलवा बना दे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अब पूजा अपनी पहली रसोई में खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर में खुशबू पूरे घर में और गांव के आसपास के घरों में आने लगती है। तभी मीना की पड़ोसन प्रेमिका आती है और बोलती है, अरे मीना बहन, क्या बात है, खाने की ये खुशबू तुम्हारी रसोई से आ रही है क्या? हाँ बहन, आज मेरी बहू खाना बना रही है। तुम भी बैठो, आ गई हो तो अब खाना खाते जाना। और ये भी कोई बोलने वाली बात है मीना बहन, मैं तो पेट भर कर खा के जाऊंगी। पूजा खाना तैयार करके घर के आंगन में लगा देती है। सब खाना खाना शुरू करते हैं। जैसे ही सब खाना खाते हैं, सबको खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। वाह भाभी, क्या स्वाद खाना है। ये शाही पनीर तो बड़ा ही स्वाद लग रहा है और रोटी भी कितनी नरम नरम है। हाँ बेटा, बहू का सुख अब मिलेगा मुझे। ऐसा बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। सच में बहू, बहुत स्वाद खाना बनाया है तूने तो। हाँ मीना बहन, पूजा बहू तो बहुत ही संस्कारी है तुम्हारी। इस घर को हमेशा जोड़ के रखेगी। इसके हाथ के खाने में मुझे प्यार नजर आता है। बस दुआ करती हूँ तुम्हारे राघव की दुल्हन भी ऐसे ही आए। हाँ प्रेमिका बहन, पूजा की कोई बहन नहीं है, वरना मैं तो राघव के लिए उसकी बहन का ही हाथ मांग लेती। पर अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पूजा जैसी बहू ही राघव के लिए भी लेकर आऊं। ऐसे ही समय बीतता है और राघव के लिए सौम्या नाम की बड़े घर की लड़की का रिश्ता आता है। सौम्या थोड़ी पढ़ी लिखी थी और नखरीली स्वभाव की थी। शादी के बाद अगले दिन, बेटा, मुझे पता है तू बड़े घर से आई है, पर इस घर में भी तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आज तेरी पहली रसोई है। पूजा बहू, जा सौम्या बहू को अपनी रसोई दिखा दे। सौम्या बहू, तुझे खाना बनाना तो आता है ना बेटा? हाँ माँ जी, मुझे खाना बनाना आता है। मेरी माँ ने मुझे सब बनाना सिखाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पूजा बहू तुझे समझा देगी कि क्या क्या बनाना है, मसाले वगैरह कहाँ हैं ये सब। मीना का घर छोटे से गांव में था, इसीलिए उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं आता था। जैसे ही सौम्या रसोई में चूल्हा देखती है, उसकी तो हवाइयाँ उड़ जाती है और वो बोलती है, जेठानी जी, ये क्या, रसोई में चूल्हे पर खाना बनेगा? हमारी रसोई में गैस नहीं है, यहाँ मैं खाना कैसे बना पाऊंगी? मुझे तो गैस पर खाना बनाने की आदत है। हाँ सौम्या, ये छोटा सा गांव है, यहाँ गैस कैसे ही आएगा? अभी तुम एक काम करो, मैं चूल्हा जला देती हूँ, तुम जब तक खाने की तैयारी करो। पर इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, और आप क्यों मेरी मदद करोगी? आज मेरी पहली रसोई है तो मैं ही खाना बनाऊंगी। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि खाने में क्या बनाना है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, छोले, आलू गोभी, पुलाव और रायता बना दो। मीठे में एक काम करो, साबूदाने की खीर बना देना। अरे जेठानी जी, मैं क्या आपको रोबोट नजर आती हूँ जो इतना सब बना दूंगी, वो भी इस लकड़ी के चूल्हे पर? अरे कौन से जन्म का बदला निकाल रही हो आप मुझसे? मुझे लग रहा है कि आप मेरी रसोई सबके सामने खराब करवाना चाहती हो। ये तुम क्या बोले जा रही हो सौम्या? भला मैं क्या तुमसे कोई बदला निकालूंगी? अरे जो माँ जी ने मुझसे बनवाया था वही मैंने तुमको बोला है, और मैं तुम्हारी मदद भी तो कर रही हूँ। नहीं जेठानी जी, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं सब खुद बना लूंगी।
सौम्या का बर्ताव देखकर लक्ष्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर वो उससे कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर में जैसे तैसे करके सौम्या खाना बना देती है और आंगन में सबके लिए खाना लगा देती है। बहू खाने की सूरत और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छी लग रही है। अब इसको खा के देखते हैं। जी माँ जी, बिल्कुल खा के देखिए, मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। खाने का पहला निवाला खाने के बाद बहू, खाना तो बहुत अच्छा ही है, मगर पूजा बहू जैसा नहीं है। छोले में नमक थोड़ा ज्यादा है और खीर भी थोड़ी फीकी सी लग रही है। हाँ माँ, सही कहा आपने। पूजा भाभी के हाथ के खाने की तो बात ही निराली है। पर सौम्या, तुमने भी बहुत अच्छा खाना बनाया है, और अब तो वैसे भी तुम भाभी के साथ ही रसोई में रहोगी, तो तुम्हें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम भी भाभी की तरह बहुत अच्छा खाना बना पाओगी। हर कोई पूजा के खाने की ही तारीफ कर रहा होता है। ये देखकर सौम्या को बहुत बुरा लगता है और इसका जिम्मेदार वो पूजा को ही मानती है। अगले दिन रसोई में, सौम्या, आज खाने में आलू की सब्जी और पूरी बना दो, और बन जाए तो मुझे एक बार चखा देना। मैं मसाले वगैरह देख लूंगी। कल तुमने सब्जी में मसाला तेज कर दिया था। मेरे इनको तेज मसाले पसंद नहीं। मैं जब तक कुछ मीठा बना देती हूँ। जेठानी जी, आप मेरे ऊपर ऐसे हुक्म नहीं चला सकते। अरे, ये मेरी भी तो रसोई है। आज मैं सबके लिए मैक्रोनी और पास्ता बनाऊंगी। पहली बात, मैं तुम पे कोई हुक्म नहीं चला रही, और ये मैक्रोनी पास्ता शंकर जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे, ये सब क्या आपके और जेठ जी के हिसाब से ही रसोई में बनेगा? अरे, मैं तो मैक्रोनी पास्ता ही बनाऊंगी। आपको खाना है खाओ, वरना खुद बना लो। सौम्या की बात सुनकर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है, पर वो इन बातों को नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही अब सौम्या रसोई में क्या बनेगा, इस बात को लेकर हमेशा ही पूजा से लड़ती रहती। पूजा बहू, क्या हुआ? मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, तुम दोनों बहुएं जब तक रसोई में लड़ती रहती हो, और तुम दोनों ही अलग अलग खाना बनाती हो। माँ जी, जब से मैं आई हूँ, पता नहीं जेठानी जी को मैं क्यों चुपती रहती हूँ। ये हमेशा ही रसोई में अपना राज चलाती है। मुझे पता है आप सबको इनके हाथों का खाना पसंद है, पर ये रसोई मेरी भी तो है। मुझे भी अपनी पसंद का खाना बनाना अच्छा लगता है। देखो सौम्या बहू और पूजा बहू, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, और पूजा बहू, तुम तो बड़ी हो इस घर की, तुम्हें तो प्यार से सौम्या बहू को समझाना था। बहुओं, एक घर में अशांति या बंटवारा तभी होता है जब उस घर की दोनों बहुएं आपस में लड़ती हों, और एक घर की रसोई होती है जिसमें बहुओं का सबसे बड़ा वक्त गुजरता है। सुबह होते ही सबसे पहले नाश्ता बनाती हैं, फिर दिन का खाना, फिर रात का। अरे, पूरा दिन रसोई में ही गुजर जाता है। जिस घर में दोनों बहुएं हंसी खुशी रसोई का काम करती हैं, उस घर में कभी लड़ाई नहीं होती। माँ जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। मेरी गलती थी। मैं अपने घमंड में थी कि मैं इतने बड़े घर की बहू हूँ, और जेठानी जी मुझे रसोई में ऑर्डर नहीं दे सकती और मेरी मदद नहीं कर सकती। मैं रसोई के लिए आते ही इस घर में उनसे लड़ने लगी, पर उन्होंने मुझे कभी भी गलत नहीं कहा। वो मुझे मेरी गलतियाँ समझाती रही, पर मुझे लगा वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है। नहीं सौम्या, मेरी कभी कोई बहन नहीं थी। मैंने तुम्हें ही अपनी छोटी बहन माना, इसलिए तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ बताती रही। पर मुझे अच्छा लगा तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। और माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम अपने घर की रसोई में कभी बंटवारा नहीं होने देंगे। ये हुई ना मीना की बहुओं वाली बात। ऐसे ही दोनों बहुएं अब खुशी खुशी घर की रसोई संभालती हैं, और पूरे गांव में उनकी मिसालें दी जाती हैं कि कैसे अमीर और गरीब बहू आज एक ही रसोई में कितनी खुशी खुशी काम करती हैं। रमेश एक बहुत ही गरीब आदमी था। वो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था और एक बड़ी सी जमींदार के खेत में काम किया करता था। उसी से मिलने वाले पैसों से जैसे तैसे अपने घर का खर्चा वो चलाया करता था। रमेश के 2 बच्चे थे। उसका बड़ा बेटा मदन बहुत ही समझदार था। उसकी छोटी बेटी प्रिया भी अपने घर की परिस्थिति को अच्छे से समझती थी। लेकिन रमेश की पत्नी विमला को अपने इन हालातों से बहुत परेशानी होती है। जब कोई पड़ोसी कोई नई चीज लाता तो विमला रमेश को ताने देने लगती थी। एक दिन सब खाने के समय साथ में बैठे होते हैं और तभी विमला बोलती है, सर्दियाँ तो अच्छे से चली भी जाती है, लेकिन ये गर्मियाँ तो पसीने से बुरा हाल कर देती हैं। गर्मियाँ तो लंबी चलती है। लेकिन अभी तो बस अप्रैल चल रहा है, अभी कहाँ इतनी गर्मियाँ हैं। तो आप अभी से गर्मियों का राग क्यों गाने लगी हो माँ? अभी तो ठीक ही है मौसम, तो उसका ही मजा लो। तो जो अभी है जरूरी थोड़ी ना है पूरे समय चलता ही रहेगा। अरे माँ, आप भी ना, मौसम है, आता जाता रहता है। सर्दी गई है तो गर्मियाँ तो आएंगी ही। बस सब मिलकर मुझ पर ही चढ़ जाओ।
गरीब है तो क्या हुआ, इतने गरीब है क्या कि हम एक कूलर भी नहीं ला सके। तुम तो जानती ही हो मैं घर में अकेले कमाने वाला हूँ और उससे भी थोड़ा बहुत ही आता है। अब इतने से पैसे में मैं घर को संभालूं, बच्चों की पढ़ाई को देखूं या फिर कूलर लाऊं। मेरी तो पूरी जिंदगी आपके साथ ऐसे ही गरीबी में निकल जाएगी। हमारे आस पड़ोस में सबके पास एसी कूलर सब है, लेकिन हम ही है एक कूलर तक नहीं खरीद सकते। कोई बात नहीं, जब मैं भी कमाने लगूंगा ना तो आपको कभी किसी चीज की कमी भी नहीं होने दूंगा। पता नहीं कब वो दिन आएंगे मेरे। माँ, आप भी ना, अभी तो ढंग से गर्मियाँ शुरू भी नहीं हुई है और आपका सर पहले से ही गर्म हो गया। हाँ चलो अब खाना खाते हैं, बहुत हो गई बातें। वैसे भी जितना कर लो विमला कोई ना कोई कमी निकाल ही लेगी। मैं कहाँ कमी निकाल रही हूँ, गर्मियाँ है तो कूलर तो चाहिए ही ना। सब विमला की बातों को ऐसे ही टालकर खाना खाने लगते हैं और धीरे धीरे समय के साथ गर्मी बढ़ने लगती है। इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि बाहर निकलना तो दूर, निकलने की बात करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ घर में पंखे के आगे भी पसीना बहता रहता है। ऐसे ही एक दिन प्रिया अपने कॉलेज से वापस आ रही होती है और अपनी किताबें रखते हुए मदन और विमला को बोलती है, कितनी गर्मी हो रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे पसीने निकल रहे हैं, या तो मैं खुद पानी में बैठी हूँ, पता ही नहीं चल रहा। अब क्या हुआ, जब मैं उस दिन बोल रही थी तब तो सब यही बोल रहे थे ना। अभी तो गर्मी नहीं है तो अब बात करने का क्या फायदा। अब क्यों गर्मी लग रही है? माँ, अब क्या मैं गर्मी में पसीने के साथ बह जाऊंगी तभी आप लोगों को लगेगा कि हाँ मुझे सच में गर्मी लग रही है? तो मैं कब मना कर रही हूँ, इतनी गर्मी हो रही है तभी तो मैं बोल रही थी कि एक कूलर ले लेते हैं। लेकिन माँ, आप तो जानती ही हो यहाँ पिताजी को हमें पढ़ाने में इतनी मुश्किल हो रही है, तो कूलर कहाँ से लाएंगे? मुश्किल हो रही है तो क्या अब हम भी सबकी गर्मी में जलते रहे? भैया, हमारी भी तो हालत देखो ना। वैसे भी हम कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अब तो हमारी हालत ही ऐसी हो गई है, तो क्या ही करें? ठीक है माँ, मैं कुछ सोचता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। इतना बोलकर मदन कुछ टूटा फूटा सामान इकट्ठा करता है और अपने देसी अंदाज में जुगाड़ करके काम चलाऊ हैंडमेड कूलर बनाता है और जाकर विमला और प्रिया के आगे चलाता है। जैसे ही उनको हवा लगती है, विमला बोलती है, अरे वाह बेटे, ये कैसे बनाया तूने? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। हाँ भैया, ये कमाल कैसे कर दिया आपने, बताओ तो। बस आप दोनों अब आराम से ठंडी हवा खाओ। अरे बताना, ये कैसे किया? ये तो मैंने थोड़ी सी घास को गीला करके डंडे की मदद से 3 परत बना ली और उसके बाद हाथ पंखे को बीच में लगाकर जोड़ दिया। फिर मैंने एक बार साइंस में पढ़ा था कि एक बैटरी से हमें पंखे को जोड़कर चला सकते हैं, तो मैंने बस पुरानी बैटरी ले ली कबाड़ी से और बस बना दिया। मुझे नहीं पता था कि तू इतना ज्यादा समझदार है। तूने तो क्या जुगाड़ लगाया है। जुगाड़ नहीं है ये, मेरे भैया है ही इतने समझदार। अब तो खुश हो ना आप दोनों, अब इसके आगे आराम करो, लेकिन इसे संभाल कर इस्तेमाल करना। और हाँ, इनकी घासों को गीला करते रहेंगी तभी ये ठंडी हवा देगा। ठीक है, चलो अब गर्मी से राहत तो मिली, वरना तो गर्मी में बह ही जाते हम। इतना बोलकर मदन वापस पढ़ाई करने लगता है और प्रिया विमला आराम से ठंडी हवा के मजे लेती हैं। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद मदन का बनाया हुआ हैंडमेड कूलर खराब हो जाता है और फिर गुस्से में विमला रमेश से बोलती है, यहाँ आपकी गरीबी में तो हम मर ही जाएंगे। मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना, तुम तो समझो मेरी बात को। अरे पत्नी होकर मेरे हालातों को नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे बस अभी घर में एक कूलर चाहिए। इतना बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है और रमेश उदास मन से काम करने चला जाता है। शाम को जब रमेश वापस आता है तो भी उदास ही होता है और अपने पिता को उदास देखकर मदन उसके पास आकर बोलता है, पिताजी आप परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं अपनी पढ़ाई के साथ ही एक पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। आप तो संभाल ही रहे हो, लेकिन अगर 2 पैसे मैं भी ले आऊंगा तो आपकी मदद हो जाएगी ना। पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर मेरी मदद करियो। नहीं पिताजी, मैंने पढ़ाई के साथ साथ एक साइड में पार्ट टाइम जॉब के लिए भी अप्लाई किया था और मेरी जॉब भी लग गई है। अरे वाह, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? अब तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है ना। हाँ हाँ, अब तो सब ठीक है। मदन भी पार्ट टाइम जॉब करने लगता है
और जैसे ही उसे पहली सैलरी मिलती है तो वो और रमेश कूलर लेने चले जाते हैं। लेकिन गर्मी इतनी बढ़ने के कारण कूलर के दाम आसमान छू रहे होते हैं, जिसके कारण वो दोनों कूलर नहीं ले पाते। उदास मन से घर आ ही रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में उनका पड़ोसी मनोज और उसकी पत्नी सोनिका मिलते हैं, जो घर खाली करके अब शहर जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर रमेश बोलता है, अरे मनोज भैया, इतना सारा सामान आप कैसे शहर ले जाओगे? काका, आपको कोई मदद चाहिए तो बताओ, मैं अभी कर देता हूँ। क्या मदद बेटा? इतना सारा सामान शहर तो जा ही नहीं पाएगा मुझसे। और तुम क्या अब मेरे साथ शहर जाओगे? आप भी कैसी बातें करते हो? यहाँ एक तो वैसे ही इतने सारे सामान को ले जाने की परेशानी है और आपको मजाक सूझ रहा है। तो क्या करेंगे आप दोनों अब? ये इतना सारा सामान यहाँ छोड़कर तो नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जो ज्यादा जरूरी नहीं है उसे नहीं लेकर जाऊँ। और बाकी का क्या करोगे? बाकी का तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ बेच दूं, क्योंकि शहर में तो वैसे भी सारा सामान मिल ही जाता है। मतलब ये जो कूलर है आपका, वो भी? हाँ, अभी नया ही लिया था, लेकिन अब हम यहाँ तो रहेंगे नहीं और शहर में तो मिल ही जाता है, तो कोई लेगा तो दे देंगे, जैसा भी दाम लगे। कोई क्या, आप मुझे ही बेच दो। नेकी और पूछ पूछ ले लो। इतना बोलकर मदन और रमेश साइड में आते हैं और मदन रमेश से बोलता है, पिताजी, हमें कूलर तो लेना ही था और देखो अब तो हमें मिल भी रहा है। लेकिन ये तो इस्तेमाल किया हुआ है बेटा, क्या पता ढंग से ना चले। पिताजी, इस्तेमाल तो किया है लेकिन इतना भी नहीं, और देखने में भी नया ही लग रहा है, इसलिए हम ले ही सकते हैं। हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। तो अब इतना भी सोचना क्या है, चलो अब ले लेते हैं। इतना बोलकर मदन और रमेश कूलर ले लेते हैं और उसे अपने घर पर ले आते हैं। कूलर को देखकर विमला और प्रिया बहुत खुश होती हैं और आखिरकार एक गरीब के घर में कूलर आ ही जाता है।